हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के फोर्थ लेक्चर में। और उम्मीद है आप सभी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और काफ़ी ज़्यादा खा पी के आए होंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का सॉल्ट्स। हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स की सबसे पहले, और इस पूरे वीडियो में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दे आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। दे आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड और जो बेबी को पसंद होता है यानी कि बेस, उसके न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4, KNO3 एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एसिड या किसी भी बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अब आप लोग को पता है कि जब हम लोग किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट। तो इसीलिए हम लोग सॉल्ट को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, होप है आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या मतलब है। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं, और इन्हीं सॉल्ट्स जो होते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स और नाइट्रेट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट सॉल्ट्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स की, कि क्लोराइड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जिनका कंपोनेंट क्लोरीन हो या जिनका एनायनिक पार्ट Cl माइनस हो, उन सॉल्ट्स को हम लोग कहेंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। अभी क्लोराइड सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं, अगर किसी भी बेस की रिएक्शन हम लोग किसी ऐसे एसिड से करा दें जिसमें Cl हो, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। ये हो जाएगी इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे बेस हम लोग ने ले लिया NaOH, और ऐसा एसिड जिसमें Cl हो वो क्या कौन सा एसिड होगा, HCl। तो हम लोग ने HCl ले लिया, तो ये बन जाएगा NaCl। NaCl एक क्लोराइड सॉल्ट है, और वाटर। अब इस क्लोराइड सॉल्ट के काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे ऊपर देखा NaCl, और आपका KCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है। ठीक है, सबका जितना भी एनायनिक पार्ट यानी कि आगे वाला पार्ट है वो तो Cl ही रहेगा, पीछे वाला चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इन सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स। अब बात करते हैं हम लोग सल्फेट सॉल्ट्स की, कि सल्फेट सॉल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जिनका कंपोनेंट SO4 हो, ठीक है, और जिनका एनायनिक पार्ट क्या हो, SO4 माइनस। एनायनिक मतलब कि जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें SO4 कंपोनेंट हो और SO4 माइनस उसका एनायनिक पार्ट हो, तो उन्हीं सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स। अभी सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे कैसे, अगर हम लोग किसी भी बेस की रिएक्शन किसी ऐसे एसिड से करा दें जिसमें SO4 प्रेजेंट हो, तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलेंगे, सल्फेट सॉल्ट्स। इस तरह से हमें सल्फेट सॉल्ट्स मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। तो इस तरह की इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब सल्फेट सॉल्ट्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, MgSO4 हो गया। इस तरह से सल्फेट सॉल्ट्स हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट सॉल्ट्स की। थर्ड हम लोग का है नाइट्रेट सॉल्ट्स। अब नाइट्रेट सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका कंपोनेंट NO3 हो, जिनका कंपोनेंट क्या हो, NO3, और उनका जो एनायनिक पार्ट हो वो NO3 माइनस हो। अगर हम लोग किसी भी बेस की रिएक्शन कराते हैं किसी ऐसे एसिड से जिसमें NO3 प्रेजेंट हो, तो हम लोग को मिलेंगे नाइट्रेट सॉल्ट्स, और साथ में वाटर हम लोग का फॉर्म होगा। एग्जाम्पल हो सकता है इसका NaNO3, KNO3, MgNO3 होल ट्वाइस, और भी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लोग के हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट्स की, कि सॉल्ट्स का क्या पीएच होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको, थर्ड वाले लेक्चर में, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच हमेशा 7 होता है। पर यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि उनका पीएच क्या होगा। तो सबसे पहले आपका एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट का क्या मतलब है,
एसिडिक सॉल्ट से मेरा ये मतलब है कि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक सॉल्ट्स का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका मिल्क, तो मिल्क का पीएच होता है 6.5, तो ये 7 से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट होगा। सेकेंड है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का जो होगा पीएच वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे कि ऐसा कोई सॉल्ट जिसका पीएच जो होगा वो 7.4 या 7.5 हो, इस तरह से आपका कोई सॉल्ट हो। और थर्ड है आपका न्यूट्रल या प्योर सॉल्ट। न्यूट्रल या प्योर सॉल्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल और प्योर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनका पीएच हमेशा 7 के इक्वल होता है। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो आपका NaCl होता है, NaCl जो होता है उसका पीएच हमेशा 7 ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स की, कि हाइड्रेशन क्या होता है। अब इसके लिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, CuSO4 को हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। जब इसका जो पाउडर हम लोग अगर लेंगे, इसका पाउडर वाइट कलर का होता है वैसे तो, पर जब हम लोग इसमें 5H2O ऐड करें, जैसे ही हम इसे पानी में मिला दें, गीला कर दें, इसे 5H2O दे दें, तो क्या होगा, ये बना लेगा CuSO4.5H2O और इसका कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो जो पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो वाइट कलर से उसको ब्लू बना दे, तो पानी के अंदर तो काफ़ी शक्ति है। अब जैसे ही ये 5H2O इसमें लगे तो इसका कलर वाइट से ब्लू हो गया। अब बात ये आती है कि 5H2O ये लग कैसे गए। अब ये जो 5H2O होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी हम लोग इस सॉल्ट के जो CuSO4.5H2O सॉल्ट है, इसका जब भी हम लोग इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे तो वो ब्लू कलर के हमें मिलेंगे। अब आपका एक और एग्जांपल है, जैसे FeSO4 हम लोग लेते हैं, ये भी वाइट इन कलर होता है। जब इसकी हम लोग 7H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, तो हमारा बनता है FeSO4.7H2O जो कि ग्रीन इन कलर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2O और जो FeSO4.7H2O होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो ये जो FeSO4.7H2 जो इसमें 7H2 है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। अभी जो कॉमन सॉल्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है NaCl, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, और इसको हम लोग जनरली टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम टेबल सॉल्ट है। इसको जनरली हम लोग सी से ऑब्टेन करते हैं, सी से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ कुछ इसके क्रिस्टल्स ब्राउन कलर के भी होते हैं NaCl के, कुछ क्रिस्टल्स हमें ब्राउन कलर के भी देखने को मिलते हैं। अब जब जो क्रिस्टल्स इसमें पड़े होते हैं ब्राउन कलर के, उसी से हम लोग रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उन्हीं सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट इसको, ठीक है। होप है आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। पहला तो ये ईटेबल्स में यूज़ होता है, कोई भी खाना पकाने की चीज़ों में हम लोग सॉल्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, हम लोग सोप्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग सोप्स बनाते हैं तो NaCl को हम लोग डालते हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं तो कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कि कॉमन सॉल्ट से हम लोग किस तरह के केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये आपका कॉस्टिक सोडा भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट का मतलब है कि हम लोग उस केमिकल को कॉमन सॉल्ट की मदद से ही बनाएंगे। तो हर एक जितने भी हम लोग यहाँ पे केमिकल्स देखने वाले हैं उसमें NaCl तो होगा ही होगा। तो हम लोग ने NaCl लिया और H2O लिया और हम लोग ने इसके इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो हमें यहाँ पे मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब ये जो Cl2 गैस है ये हमें मिलेगी एनोड पे और H2 गैस हमें मिलेगी कैथोड पे। अब ये इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस तरह से होता है ये देखते हैं हम लोग। इस तरह से हमारे पास कोई बीकर होता है, उसमें हम लोग वाटर फिल कर देते हैं और NaCl फिल कर देते हैं।
ठीक है, तो ये सोल्यूशन हमारा बन जाता है NaCl और वाटर का। अब यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। इन दोनों को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को। तो जैसे ही हम लोग इसमें करंट पास करेंगे, जैसे करंट पास होता है तो क्या होगा कि ये जो आपका एनोड है, एनोड पे आपकी आ जाएगी Cl2 गैस, और जो कैथोड है, कैथोड पे आपकी आ जाएगी H2 गैस, और यहाँ पे आपका NaCl का जो है डिसोसिएशन हो जाएगा और NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके भी हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं कि जो हमारा NaOH हम लोग ने फॉर्म किया उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो पहला है सोप्स बनाने में यूज़ होता है। सेकंड है आपका पेपर इंडस्ट्री में, तो जो हम लोग पेपर बनाते हैं उसमें भी NaOH काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। थर्ड है आपका बेकिंग पाउडर, तो जो बेकिंग पाउडर हम लोग बनाते हैं उसमें भी हम लोग NaOH को यूज़ करते हैं एज अ कंपोनेंट। तो यह भी हम लोग इसके आगे बेकिंग पाउडर के बारे में भी पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से NaCl और NaOH उसमें यूज़ होते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे, तो इसमें Cl2 और H2 भी फॉर्म होते हैं यहाँ पे जब हम लोग NaOH को बनाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, कभी कभार ये Cl2 और कभी कभार ये H2 जो होते हैं HCl फॉर्म कर देते हैं रिएक्ट करके। जब ये कभी कभार रिएक्ट होकर HCl फॉर्म कर देते हैं, तो जो Cl2 होता है उसके भी अपने अपने यूजेस होते हैं, H2 के भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं और HCl के भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो Cl2 होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। HCl टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह में यूज़ होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है HCl। अब हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। यहाँ पे जो 10H2 है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जो Na2CO3 होता है, अगर हम लोग इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालें, ये 10H2 हम लोग ने मान लीजिए निकाल दिया, तो अब होगा क्या, ये जो सादा Na2CO3 बचेगा ये वाइट इन कलर होता है, प्लेन वाइट पाउडर होता है, और इसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछा गया है कि सोडा ऐश क्या होता है, और सोडा ऐश का कभी कभार आपसे फॉर्मूला भी पूछा गया है, तो आपको मेंशन करना होगा कि Na2CO3 जो होता है वो सोडा ऐश होता है, प्लेन वाइट पाउडर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बतानी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले NaCl लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि जो हम लोग यहाँ पे केमिकल्स बनाएंगे वो कॉमन सॉल्ट से बनाएंगे, तो NaCl हम लोग लेते हैं, प्लस हम लोग वाटर लेते हैं, NH3 लेते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वॉशिंग सोडा तो बना ही नहीं, तो वॉशिंग सोडा 3 स्टेप में बनता है, और ये जो रिएक्शन है ये पहले स्टेप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, NH4Cl और NaHCO3, और इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अभी सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए NH3 है, NH3 तो अमोनिया ही होती है, तो अमोनिया हम लोग यूज़ करते हैं, और अमोनिया क्या होता है, एक सॉल्युबल बेस होता है, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इस NaHCO3 को फिर हीट करते हैं, ये हमारी पहले स्टेप की रिएक्शन थी, अब हम लोग दूसरी इसके बाद रिएक्शन कराते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं NaHCO3 को, तो ये Na2CO3 बन जाता है इस तरह से। अब फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, Na2CO3 को हम लोग 10H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं और ये बन जाता है Na2CO3.10H2O। इस तरह से ये बन जाता है वॉशिंग सोडा हमारा। तो ये 3 रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपसे पूछी भी जा चुकी हैं, तो मेनली तो आपको रिएक्शंस बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए अच्छे से। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला है आपका एक्शन ऑफ एयर। तो एयर में क्या एक्शन होता है, अगर हम लोग वॉशिंग सोडा को एयर में डाल दें तो क्या उसकी रिएक्शन होगी, ये हम लोग देखते हैं। तो जो Na2CO3.10H2 है, अगर हम लोग उसको एयर में डालेंगे तो Na2CO3 ये .H2O प्लस 9H2O ये बन जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो 9H2Os हैं, ये जो आपके 10H2O में से 9H2O निकल जाएंगे और खाली एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचेगा यहाँ पे, जब आप इसको एयर में रिएक्ट कराएंगे। एयर मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आप लोग उसका एक्शन कराएंगे इसके ऊपर। सेकेंड है आपका विद एसिड्स। तो जो अगर हम लोग वॉशिंग सोडा को एसिड के साथ किसी रिएक्ट कराएंगे तो Na2CO3 प्लस HCl, जैसे हम लोग ने HCl से रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट बन गया और
CO2 बना और H2O बना। अब अगर हम लोग ने Na2CO3 की रिएक्शन कराई H2SO4 से अगर, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा इस बार यहाँ पे। थर्ड है आपका ऑन हीटिंग, जब अगर हम लोग इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि Na2CO3.10H2 हम लोग का वॉशिंग सोडा होता है। जब हम लोग ने इसको हीट किया इस तरह से तो इसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं, तो ये बनेगा Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश बन जाता है ये। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि सोडा ऐश क्या होता है, प्लेन वाइट पाउडर बन जाता है ये, प्लस 10H2 यहाँ पे अलग हो जाते हैं। अब हम लोग इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कि ये सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सेकंड, पेपर इंडस्ट्री में आपका ये यूज़ होता है। थर्ड है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी यूज़ होता है ये, इसको हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है आपका बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अब बोरैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। अब हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा की, NaHCO3। अब जो बेकिंग सोडा होता है वही सेम वॉशिंग सोडा वाले प्रोसेस से बनाया जाता है, पर वॉशिंग सोडा में 3 स्टेप्स की रिएक्शन थी, यहाँ पे बेकिंग सोडा जो होता है उसमें सिर्फ एक स्टेप की रिएक्शन होती है। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 गिव्स आउट NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो ये जो NH4Cl होता है ये आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, इसको हम लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी कहते हैं या बाय प्रोडक्ट इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसके भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग अलग से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो NaHCO3 ये आपका बेकिंग सोडा बन के आ जाता है। अब ये जो बेकिंग सोडा हमारा होता है NaHCO3, अगर इसके हम लोग टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसको हम लोग टार्ट्रिक एसिड में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो क्या होता है कि बेकिंग पाउडर हमें मिलता है। जो हम लोग घरों में बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो खाली बेकिंग सोडा नहीं होता है, बेकिंग सोडा के अंदर हम लोग टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर हमें मिल जाता है। अब अगर हम लोग इसको हीट कर दें, NaHCO3 को अगर हम लोग ने हीट किया तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, Na2CO3 बनाएगा और CO2 गैस रिलीज होगी और H2O यूज़ होगा। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक एप्लीकेशन है। इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फॉर्म होती है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो NaCO3 को जब हम लोग डालते हैं किसी भी ईटेबल्स में, जितने भी हम लोग केक्स वगैरह बेकरी आइटम्स जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे काफ़ी फूले फूले से फ्लफ़ी से होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम लोग बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, और बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से क्या होता है, वो हीट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उन सब्सटेंसेस को फ्लफ़ी बना देती है। थोड़ा सा जो हम लोग के केक्स होते हैं उनको फ्लफ़ी बना देती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई केक्स बिकम फ्लफ़ी ऑन एडिंग बेकिंग सोडा, तो इसका भी आप लोग आंसर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, तो इस वजह से केक्स जो होते हैं वो फ्लफ़ी बन जाते हैं। अब अगर हम लोग इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे हम लोग ने HCl के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये बन जाएगा NaCl, CO2 और H2O, ये बनेगा आपका। अगर हम लोग ने दूसरे किसी एसिड के साथ कराई, जैसे H2SO4 के साथ हम लोग करा देते हैं, तो ये बन जाएगा Na2SO4 सल्फेट सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, और वहीं सेम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O। मेन तो आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो जो आपसे जो हॉट्स वगैरह क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं उसमें भी आपको रिएक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और रिएक्शन के एक अपने अलग ही मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपका सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आप लोग देखते हैं कि कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स को, तो उसमें बेकिंग सोडा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स का। सेकेंड है आपका यूज्ड टू किल कॉकरोचेस। तो इसको हम लोग कॉकरोच रेपेलेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो कॉकरोच रेपेलेंट्स में भी पड़ा हुआ होता है। थर्ड है यूज टू मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर अभी हम लोग ने देखा था कि किस तरह से बनता है, कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बेकिंग सोडा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर किस तरह से करते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो हम लोग स्लेक्ड लाइम को लेते हैं
और उसमें हम लोग क्लोरीन को पास करा देते हैं, ड्राई क्लोरीन गैस यहाँ पे लेते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा कि यहाँ पे ड्राई क्लोरीन गैस हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब इसको हम लोग पास करा देते हैं तो ये होता है CaOCl2 बन जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। और ये जो CaOCl2 है ये आपका है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखते हैं, हम लोग कभी भी एयर में अगर रखेंगे तो एयर में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और CaCO3 बनाता है प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस भी रिलीज हो जाती है और CaCO3 होता है। अब इनके भी अलग अलग अपने अपने यूजेस हैं। जो CaCO3 होता है वो मार्बल होता है ना। तो मार्बल को हम लोग काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। और जो क्लोरीन गैस है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसी भी एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं CaOCl2 की, किसी भी एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ हमने रिएक्शन कराई तो ये CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 इस तरह से बन जाएगा एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे। अब इसके हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं। कई बार आपसे यूजेस भी पूछे जाते हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि आप लोग को कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा ईजी से ईजी यूजेस बताएं जो कि आप लोग को याद करने में आसानी हो और जो लगभग सब में थोड़े सेम ही हो। तो जैसे कि सोप वाला है, सोप वाला सब में आपका चल जाता है। तो देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन एक काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड है आपका इसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन होता है और क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। जो हमारे घरों में पानी आता है तो पानी को डिसइंफेक्ट किससे किया जाता है? क्लोरीन से। जो पानी होता है उसको पहले क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। तो इसलिए जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये पहला ऐसा कंपाउंड है जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो भी हाफ। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है? जब हम लोग CaSO4.2H2O, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं जिप्सम। जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है फिर सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। और हाफ को हम लोग कहते हैं हेमी, तो ये हो गया हेमी और हाइड्रेट। इस तरह से अगर हम लोग जिप्सम का नाम लिखना चाहें तो जिप्सम को हम लोग और क्या कह सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट, और 2 को हम लोग कहते हैं डाई, और फिर वाटर को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कह सकते हैं। और जो आपका CaSO4.12H2O है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें से 1.5H2O जो थे वो निकल गए और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे कि ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, प्लेन वाइट पाउडर होता है ये। अब हम लोग इसकी रिएक्शन विद वाटर भी देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपसे बोर्ड में पूछी गई है, और ये शायद आपकी CBSE 2019 में भी ये रिएक्शन पूछी गई थी आपकी। जैसे कि आपका CaSO4.12H2O है यहाँ पे, उसको जब हम लोग ने 1.5H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिलेगा जिप्सम। जस्ट वही सेम रिएक्शन है पर हम लोग ने उसको रिवर्स कर दिया है। बस उसमें हम लोग ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को हीट किया था और यहाँ पे हम लोग ने जिप्सम को फॉर्म किया है। तो यहाँ बन जाएगा CaSO4.2H2O और इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। और ये आपका यहाँ पे था, ये POP था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। जल्दी से हम लोग यूजेस देख लेते हैं इसके। सबसे पहला तो है कि जब भी आपके बोन्स वगैरह फ्रैक्चर होती हैं तो जो प्लास्टर लगता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सेकंड है कास्ट इन डेंटिस्ट्री। तो जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं जो कास्ट यूज़ करते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। थर्ड है आपका टॉयज़ वगैरह बनाने में।
और स्टैचूज़ वगैरह बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक को, जो कि है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स कि कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एसिड्स जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो, मतलब वो उनको लगने पे करोसिव हो, काफ़ी हम लोग के हाथ जल सकें जिससे, तो उनको हम लोग कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स होते हैं। अब जब हम लोग किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स हमें मिल जाते हैं। किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड में अगर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो हमें डाइल्यूट एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, पर कंसनट्रेटेड एसिड आप जब भी डालेंगे तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। तो कंसनट्रेटेड एसिड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। बेसिकली वाटर ऐड करते हैं तो उसकी हम लोग स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई बीकर है, हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे देखते हैं। उसमें हम लोग वाटर लेंगे और वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालेंगे। अब अगर हम लोग एसिड के अंदर वाटर डालते तो क्या होता, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती और इतनी हीट जनरेट होती जिससे कि आपके बर्न्स हो सकते हैं। तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने अभी तक पढ़ा था सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने उसका पीएच देखा, उनका हाइड्रेशन देखा और कॉमन सॉल्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा और उनसे बनने वाले केमिकल्स के बारे में भी हम लोग ने देखा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।